अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हूं हसैन लियाकत और आज सुबह की सोच में आपको आगाज करते हुए हम बताते चलें कि आज हम आपको ये बताएंगे कि आज नेशन वाइड इंटरनेट शट डाउन रहेगा बिकॉज कुछ इश्यूज चल रहे हैं और कोई मसाइल नहीं है। मसाइल सिर्फ ये हैं कि केबल की कुछ उन्होंने अब केबल के मसाइल हैं वो हल करने हैं और इस हवाले से 18 घंटे तक आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, जिस वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने लिए जो कुछ भी आपने करना है पहले से बंदोबस्त वो कर लें, क्योंकि इंटरनेट आपके पास अभी नहीं होगा। तो ये आज की एक लेटेस्ट खबर थी जो आपको हमें देनी थी। इस हवाले से आपने जितनी भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है वो कर बिल्कुल ऐसे। इस हवाले से अगर दो बड़े इंटरनेट प्रोवाइडर्स की बात की जाए, पीटीसीएल की और नयाटेल की, उन्होंने अपने कस्टमर्स को आगाह कर दिया। जहां तक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स की बात है, उनकी जानिब से मैं देख रहा था कि उनकी जानिब से अभी तक आगाह नहीं किया गया, लेकिन जो बड़े नेटवर्क हैं उनकी जानिब से आगाह कर दिया गया। और आज सुबह 11 बजे से लेके अगले 18 घंटे तक, जिस तरह से गजल ने बताया, कुछ खराबी है हमारी केबल नेट में। आपका चलेगा लेकिन स्लो चलेगा, लेकिन वो स्लो चलेगा। हाँ, और वो कोई पाकिस्तान की जो केबल है, जो फाइबर ऑप्टिक्स है, जो समंदर के नीचे होती है, उसको रिपेयर किया जाएगा और ये 18 घंटे में रिपेयर हो जाएगी। और उसके बाद आप इंटरनेट को बिला तातुल इस्तेमाल कर सकते हैं। खवातीन और हज़रात, अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने आज मशक कैंपेन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक ISPR की जानिब से बयान में कहा गया है कि आलमी फौजी मशक कैंपेन पेट्रोल 2025 3 से 13 अक्टूबर 2025 तक वेल्स बर्तानिया में मुनक्किद हुई, जिसमें 36 ममालिक की 137 टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान टीम की क़ियादत कैप्टन मोहम्मद सईद ने की, जिन्होंने 48 घंटों में 60 किलोमीटर तवील रास्ता तय करके गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया और गोल्ड मेडल जीता। तर्जुमान ने कहा कि ये जो कैंपेन पेट्रोल है, ये अपने 66वें साल में भी पेशावराना मयार बरकरार रखा हुआ उसने। और पाकिस्तान टीम की कामयाबी पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। ISPR का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी की ये कामयाबी इसकी पेशावराना सलाहियत, अज़्म और तरबियत के आला मयार की अक्कास है। पाक फौज ने हमेशा मुल्क का परचम सर बुलंद रखा है और आइंदा भी ये कोशिश जारी रखेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बहुत ही बड़ी और बावकार सी कामयाबी है और ये कुछ पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जितनी माजी में मशकें हुई हैं उसमें हमारी फौज ने इसी तरह से गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ये UK में हुई 3 से 13 अक्टूबर तक ये जारी रही और ये इतनी टफ ड्रिल थी। इसमें आप ये कहें कि बहुत सी जिस तरह टीमों का आपने जिक्र किया, 48 घंटों में मैं देख रही थी 60 किलोमीटर आपने मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर चलना था और उसके अलावा जितनी भी फौजी जिम्मेदारियां थी इसके अलग वो भी निभानी थी। लेकिन अब इससे साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि सिर्फ जंग के मैदान में हमारी फौज ने कभी हमारा सर फखर बुलंद, वो तो हमारा सर फखर से बुलंद किया ही है जितने भी जंग के मैदान होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आलमी सतह की तरबीती मशकें होती हैं वहां पर भी इस तरह से गोल्ड मेडल लेना, इस तसलसल को बरकरार रखना एक बहुत बावकार कामयाबी है। जैसे बिल्कुल ऐसी है। और इसी हवाले से हम एक बार फिर मुबारक देते हैं कैप्टन मोहम्मद साद को और उनकी सारी टीम को, जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। और जिस तरह आपने कहा कि आज इस मैदान में भी हम अपनी आर्मी की वजह से, अपनी पाक फोर्सेस की वजह से अपना सर फखर से बुलंद कर सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम कितनी पेशावराना फौज रखते हैं। एग्जैक्टली जी, आगे बढ़ते हैं और आपको लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं। दैट इज़ के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की हकीकी मईशत का तखमीना $1 ट्रिलियन के करीब है, जो कि सरकारी तौर पर $411 बिलियन के रिकॉर्ड शुदा अदाद-ओ-शुमार से तकरीबन दुगना है। और कराची में बिजनेस सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तकरीबन आधी मईशत गैर दस्तावेजी है और IMF के साथ सिर्फ चंद मामलात हल तलब हैं और जल्द ही मुआहदे तक पहुंचने की उम्मीद भी है। उन्होंने टैक्सेशन और डिजिटल तब्दीली में जारी इस्लाहात पर भी रोशनी डाली, उस हवाले से बात की और कहा कि इक्तसादी इस्तेहकाम, बरामदात की क़यादत में तरक्की और सऊदी अरब में दीगर शराकतदारों के साथ मजबूत तजारती ताल्लुकात के लिए हुकूमत के अज़्म पर भी जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने आपको बता तो दिया कि आप तकरीबन 1 ट्रिलियन की इकॉनमी रखते हैं, लेकिन ये काम ठीक किसने करना है? अगर आपकी आधी इकॉनमी दस्तावेजी नहीं है, रजिस्टर नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो उसको डॉक्यूमेंटेड आपने करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि किसी तरह से पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया जाए, आवाम से पैसा इकट्ठा किया जाए, किसी तरह से जो जॉब करने वाले उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का बोझ डाला जाए और पैसा इकट्ठा किया जाए। अदरवाइज अगर इस सारी को डॉक्यूमेंटेड कर लिया जाए तो हुकूमत अरबों या फिर खरबों रुपए टैक्स के जरिए कमा सकती है। सो ये तमाम तर काम आपने करने। और जो आपने आगे लिंक किया IMF को, तो वो खुद साथ लिंक भी कर रहे हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। हालांकि पहले उनको उस बात का जवाब देना चाहिए था
कि वो 500 बिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से हमने डॉक्यूमेंटेड करना है ताकि वो $1 ट्रिलियन में आपकी इकोनॉमी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करनी थी, लेकिन उन्होंने इस हवाले से अभी तक तकरीबन 2 साल हो गए, कोई रोड मैप अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अच्छी खबर है कराची से। इन्होंने वज़ीर ख़जाना का जिक्र किया जिन्होंने वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया। अब कराची में बहरी तारीख में एक नया संग मिल, पाकिस्तान की बहरी तारीख में सबसे बड़ा कंटेनर जो है वो जहाज़ कराची की बंदरगाह साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि MSC मकोल की आमद पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा है। 400 मीटर लंबा और 24,000 TUS गुंजाइश वाला जहाज बर्थ कर लिया गया और साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल ने जहाज को कामयाबी से हैंडल किया। MSC मकोल दुनिया के जदीद तरीन कंटेनर जहाज़ों में शामिल है। इससे बैनुल अक़वामी शिपिंग लाइन्स का पाकिस्तान की बंदरगाही सलाहियत पर एतमाद बढ़ा है। पाकिस्तान उभरती हुई शिपिंग मंजिल बन रहा है और मेरी जो मैरी टाइम है उस सेक्टर में मईशत की मजबूती के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है वो बड़ा अहम है। और इस जहाज़ के लंगर अंदाज होने के बाद यकीनी तौर पे जो हमारा मैरी टाइम सेक्टर है उसके भी कामयाबी जो है वो पूरी दुनिया में जाएगी और लोग उसके ऊपर तकिया करेंगे, क्योंकि ये मैरी टाइम के लिए ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके साथ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो अचीव कर लिया गया है। अब जिस तरह से आपने बताया ना कि ये इतना बड़ा जहाज कराची की बंदरगाह पर पहुंच जाए, तो इससे क्या जाहिर होता है कि अब पाकिस्तान की जितनी भी बंदरगाहें हैं वो इतने बड़े जदीद तरीन जहाज़ों को टैकल करने के हवाले से भी तमाम तर सलाहियत रखती हैं और तमाम तर जहाज़ जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम इस काबिल भी हैं कि इतने बड़े बड़े जहाज़ को हम रख भी सकते हैं, क्योंकि जदीद आलमी मयार बहरी जहाज़ हैं ये सारे। और इसमें आपको पता है कि कितनी ज़्यादा ट्रेड के हवाले से अब मज़ीद आगे चलकर भी हमें अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलेंगी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी खबर तो आपको मैं ये नहीं कहूँगी है बिकॉज इसलिए क्योंकि मस्जिद अल हरम के अतराफ कबूतरों को जो दाना डाला जाता था, जो बाजरा डाला जाता था, उससे अब मना कर दिया गया है, क्योंकि दारुल हुकूमत मुक़द्दस सेक्रेटेरिएट ने मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी के आसपास कबूतरों को दाना खिलाने पर सख्ती से पाबंदी आयद करते हुए खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 1000 सऊदी रियाल जुर्माने का ऐलान किया है। और ये इकदाम अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़, शहरी माहौल की सफाई बरकरार रखने के लिए उठाया गया है। एक एंड से देखें तो ये भी ठीक है। सेक्रेटेरिएट की जानिब से इस नई पॉलिसी के नफाज के लिए निगरानी के मुस्तकिल प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और ये शहरियों और ज़ायरीन से भी दरख्वास्त की गई है कि वह पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों की तस्वीर बनाकर मुतल्लिका हुकाम को फराहम करें ताकि कम्युनिटी की मुआवनत से कानून का मौसर निज़ाम मुमकिन हो सके। इसके साथ साथ महकमा सेहत और माहौलियाती हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया है कि इस पाबंदी की बुनियादी वजह बीमारियों का फैलाव को रोकना है, अमलाक को नुकसान से बचाना है और माहौलियाती आलूदगी को कम करना है। और ये इकदाम मुक़द्दस शहरों में सफाई और सेहत के मयार को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम की ताज़ा तरीन कड़ी भी है, जिससे पहले गलियों में गैर कानूनी फ़रोख्त, कूड़ा करकट के इंतज़ामात और अवामी नज़्मो ज़ब्त को बेहतर बनाने के कानून शामिल हैं। और म्यूनसिपल हुकाम ने भी कहा है कि ये पाबंदी ख़ास तौर पर मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी के गिरदोनवा और उनके इलाकों पर लागू होगी, जहाँ कबूतर की बड़ी तादाद ज़ाहिर वहाँ होती है और लोग जाते हैं। इवन मैंने ये भी देखा है कि लोग यहाँ से भी बाजरा लेकर जाते थे कबूतरों के लिए, लेकिन अब उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो पाबंदी है ये आपने ठीक कहा कि मस्जिद नबवी के अगर आप उस सैन में देखेंगे या फिर गुंबद खिजरा पे देखेंगे वहाँ पे भी कबूतर आपको नजर आएंगे, मस्जिद उल हराम में देखेंगे वहाँ पे भी कबूतर नजर आएंगे और इवन खाना काबा के ऊपर भी आप देखते थे तो आपको कबूतर वहाँ पे नजर आते थे। सो ये पाबंदी बेसिकली इस जो जितने भी इर्द गिर्द के एरियाज हैं वहाँ पे लगाई गई। वहाँ पे लोग अक्सर ये करते थे कि अपने घरों में उन्होंने कबूतरों को पाल के रखा हुआ था, जब वो छोड़ते थे तो वो एकदम से मस्जिद उल हराम में आ गए या मस्जिद नबवी में आ गए। सो अब वो वहाँ पे नहीं आ सकते और ये मेरा ख्याल है कि देखने वालों के लिए, इंसानी आंख के लिए तो बड़ा खुशगवार मंजर था, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ सोच के किया होगा। जिस तरह से आपने सेहत की बात की कि सेहत के लिए, फिर वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, वहाँ के माहौल के लिए वो अच्छा नहीं था। सो सऊदी अरब ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई और अब आपको देखें ना लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर जाते हैं, फिर हर कोई इस तरह से करेगा तो वो जो उनके कबूतरों का दाना होता है फिर वो भी खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, और वो माहौल को भी असरअंदाज कर देता है। वो दाना एग्जैक्टली सारे कबूतरों ने तो खाना नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग मस्जिद हराम में जाते हैं या फिर मस्जिद नबवी में जाते हैं उनसे गुजारिश ये है कि आप अब दाना कम से कम ना लेके जाइएगा। हो सकता है कि बाद में हमें ये भी खबर देखने को मिले कि वो दाना लेके हम जा रहे थे तो आपने एयरपोर्ट पे आपको पकड़ लिया गया, इस तरह की खबर भी आ सकती है। खवातीन उज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक जबरदस्त सी खबर। वैसे तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सुबह जब आप उठते हैं, आप जिस भी वक्त उठते हैं, हम तो सुबह बहुत सवेरे उठते हैं, कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कि आपने नहा के
ऑफिस जाना है, नहा के अपने Daily routine होती है। स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि आप नहाएंगे तो आप फ्रेश रहेंगे, बदबू से दूर रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, इन्फेक्शन नहीं होंगे। सफाई का खास ख्याल नहाने से रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान तंदुरुस्त जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन आम तासुर यही होता है कि इंसान को रोजाना लाजमी नहाना चाहिए। लेकिन माहिरीन ने बिला नागा नहाने से मुतालिक एक आम इंकशाफ किया और तफसीलात के मुताबिक एक आम इंसान के रोज़ के मामूल में नहाना भी शामिल होता है। काम पर जाने वाले अक्सर सुबह सवेरे नहाते हैं, पूरा दिन अच्छा गुजरे, जबकि कुछ लोग रात को नहाने को तरजीह देते हैं कि वो सोने से पहले नहा दें। लेकिन माहिरीन का कहना है कि रोज़ाना नहाने से इंसान को फ़ायदे होने के बजाय नुकसान होता है। ताहम कुछ उज़ू को बाकायदगी से धोना अच्छा है, लेकिन इंसान का रोज़ाना नहाना उसकी जिल्द को खुश कर देता है, जबकि जिस्म की जिल्द पर कुदरती तौर पर पैदा होने वाला तेल भी ख़त्म हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं जो कि हमारे जिल्द को फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन रोज़ाना नहाने की वजह से उनका खात्मा हो जाता है। दूसरी जानिब माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि बगलों समेत पाँव को, उंगलियों को रोज़ाना की बुनियाद पर धोना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पैदा होने वाला जरासीम इंसानी जिल्द के लिए नुकसानदेह हो सकता है और बदबू के साथ साथ इन्फेक्शन भी कर सकता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरीज के रोजाना नहाना भी अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन इससे पहले हमने बहुत सारी स्टोरीज इस तरह की शेयर आपके साथ की हैं, जिसमें हमने आपके साथ माहिरीन की राय भी शेयर की है। और अभी जिस तरह से हसनैन ने कहा, और ये भी माहिरीन की है, हमारी नहीं है। हाँ, ये भी माहिरीन की ही स्टोरी है, हमारी नहीं है, जिसमें आप नहाएं, लेकिन उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं वो भी हमने आपको बताया। आपका जो ऑयल, बॉडी ऑयल होता है वो खत्म हो जाता है, आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, जिस वजह से मुश्किलात होती हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि हमारी ऑयली स्किन क्यों नहीं है, फिर उस हवाले से हमें नए सेगमेंट्स करने पड़ते हैं, डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता है। तो बाकी जो एंड में आपने बात की है कि अपने पाँव को आप, हाथों को आप, उंगलियों को आप, आर्मपिट्स को आप डेली बेसिस पर धोएं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ के इन्फेक्शंस आपकी बॉडी को मुतासिर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। आगे बढ़ते हैं और आपको एक न्यूज़ बताते हैं। वो ये है कि आज जिस घूमने वाले दरवाजे को हम बड़े होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और दफ्तरों में आम सी चीज़ समझते हैं, उसकी इजाद की कहानी निहायत ही अजीबो-गरीब सी है। जिसके अंदर बंदा जाता है और बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है, मुश्किल से बाहर निकलता है। और वो मुश्किल से बाहर हम क्यों निकलते हैं, पहले देखता रहता है कि यार ये कहाँ से जा रहा है, इधर उधर देख तो नहीं रहा यार, की दरवाजा लग तो नहीं रहा, एकदम से इस तरह बंदा अंदर होता है, एकदम से बाहर हो जाता है। हाँ, खुद ब खुद ही चलता है वो दरवाजा। तो ये दरवाजा एक ऐसे शख्स ने इजाद किया था जो औरतों के लिए दरवाजा खोलने के आदाब से सख्त बेजार हो चुका था, और उसी झुंझलाहट ने उसे एक नया हल सोचने पर मजबूर किया कि वो एक ऐसा दरवाजा बनाए जो खुद ब खुद सबके लिए खुल भी जाए और बंद भी हो जाए, ताकि उसको कोई एफर्ट ना करनी पड़े, ताकि किसी को भी किसी पर निसार ना करना पड़े। और ये फिर क्या हुआ कि जाती जिद जल्द ही एक अमली इजाद में बदल गई। घूमने वाले दरवाजे ने ना सिर्फ लोगों के आने जाने को आसान बनाया, बल्कि सर्दी गर्मी के झोंकों को इमारत के अंदर दाखिल होने से भी रोक दिया। यूं हुआ क्या कि तवानाई की बचत हुई, अंदरूनी माहौल कंट्रोल हो गया। फिर इसके साथ भीड़ जो होती है, ज़ाहिर है इंसान आते हैं जाते हैं, वो भी आसान गुजरगाहें हो गई। सब कुछ एक ही इजाद ने फराहम कर दिया, और यूं एक शख्स की छोटी सी बेजारी ने एक बड़ी दुनिया को फ़ायदा भी पहुंचाया। और आज के दरवाज़ा रोज़ाना लाखों अफराद इस्तेमाल करते हैं और जदीद तामीरात का लाजमी हिस्सा भी बन चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह आपने कहा ना कि ये दरवाज़ा इस वजह से बनाया गया था ताकि वो शख्स बेजार था, औरतों को उसको दरवाज़ा खोलना पड़ता था। बहुत सारे लोग और भी थे जो दरवाजे के ऊपर दरबार रखा करते थे, वो दरवाज़ा खोलते थे। लेकिन पाकिस्तान में आज भी सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे होटल्स में मैं गया हूँ, वहाँ पे आप जब जाते हैं तो दरवाज़ा तो इसी तरह से खुलता है, लेकिन अंदर एक शख्स खड़ा होता है जो आपको अस्सलाम वालेकुम सर, वो मतलब वो कल्चर वहीं पे है कि वो उसने दरवाज़ा नहीं खोलना तो आपको सलाम जरूर देना है, और उसके बाद आपका लगेज उसने लेना है और आपके रूम तक पहुंचाना है। सो ये उस कल्चर की नफी करने के लिए दरवाज़ा बनाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उससे नेक्स्ट स्टेप ले लिया कि दरवाजे से आए, आगे बंदा खड़ा हो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, हो सकता है उस शख्स की भी औरत के साथ सही कोई लड़ाई हो, किसी एक औरत के साथ, तभी वो बेजार हो गया और उसके बाद उसने सोचा हो कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, शायद वो कोई और जॉब ना करना चाहता, उसकी यही जॉब हो, ऐसे भी तो हो सकता है। बिल्कुल ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन चलें उसकी जिद ने एक बहुत बड़ी इजाद दी और आज लोग उसकी इस इजाद से कम खुश जरूर है। ख़वातीन हज़रात, ये थी हमारी सोशल स्टोरीज। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।